कहाँ तक हुआ है? नोट। अच्छा, नोट पॉइंट तक पहुंच गए। नोट लिखवाएंगे नहीं एक भी? नोट काटिए अभी, कुछ बात और लिखवाने के बाद तब नोट चलेगा। लास्ट लाइन क्या है? बोलो बोलो यही। ठीक है, हो गया। चलिए आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिहार के 22 जिले, बिहार के 22 जिले, बिहार के 22 जिले अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ, बिहार के 22 जिले अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि जबकि 16 जिले, 16, जबकि 16 जिले किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। 16 जिले किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। 38 माइनस 22 बराबर 16। अगला, बिहार के 2 जिले, बिहार के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 किशनगंज, नंबर 1 किशनगंज, वहां ब्रैकेट देंगे। नेपाल तथा पश्चिम बंगाल, बात समझ में आ रही है? नेपाल तथा पश्चिम बंगाल। सेकेंड, दूसरा नंबर पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण नेपाल तथा उत्तर प्रदेश, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के 2 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 2 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर नंबर 1 रोहतास, रोहतास उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड। दूसरा कटिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। इस जिला का क्या नाम है? किशनगंज।
ई जिला का क्या नाम है? कैमूर। ई जिला का क्या नाम है? पश्चिम चंपारण। ई जिला का नाम है गया। क्या नाम है? गया। अब जरा ध्यान रखेंगे, ई जिला का नाम है पटना। ये बगल में क्या हो गया? शेखपुरा। ये पश्चिम चंपारण है ही, यहां पर हो गया शिवहर। तो जरा ध्यान से रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? 7-7 है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये 7-7 है। बिहार के सबसे पूर्व में स्थित जिला, बिहार के सबसे पश्चिम में स्थित जिला, बिहार के सबसे उत्तर में स्थित जिला सेम पश्चिम चंपारण, और बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित जिला गया। नोट करिए, बिहार के सबसे पूर्व में, बिहार के सबसे पूर्व में किशनगंज, बिहार के सबसे पूर्व में किशनगंज, कौमा सबसे पश्चिम में कैमूर, सबसे पश्चिम में कैमूर, कौमा सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, जबकि सबसे दक्षिण में, जबकि सबसे दक्षिण में गया जिला अवस्थित है। गया जिला अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण तथा सबसे छोटा जिला, तथा सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर, सीतामढ़ी के नीचे शिवहर है। जबकि जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना तथा सबसे छोटा जिला, तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। हो गया? नोट लिखेंगे अब। नोट नंबर 1, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। इसका 94,163। क्या लिखिए कंप्लीट? जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, ब्रैकेट देंगे वहां। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार,
क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। हो गया एकदम कंफर्म 12वां। कोई अगर बोल दे 13वां तो किसी भी हालत में 13वां नहीं, क्योंकि कुछ लोग टीचर लोग 13वां ही पढ़ाता है, तो 12वां कैसे है इसको जरा सुन लीजिए। 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था, तो हमारा स्थान 12वां ही था। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ तो दोनों हमसे बड़ा हो गया, तब हमारा स्थान 13वां हो गया। लेकिन 5-6 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदला तो जम्मू कश्मीर हमसे छोटा हो गया और लद्दाख हमसे बड़ा हो गया, तो फिर हम आ गए किस पर? 12वां पर। 100% 12वां आंसर मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखेंगे। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या 10,40,99,452 10,40,99,452 है। अब करोड़ लाख करते रहेगा बोर्ड, अपने को ऐसे ही याद रखना है। 10,40,99,452 है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का, सॉरी, जो देश के कुल जनसंख्या का, जो देश के कुल जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है। हो गया, नोट में अगला पॉइंट, बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार, बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है। हो गया, अब जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, पृथ्वी पर कुल कई गो रेखा, कई प्रकार का रेखा? 2 प्रकार का। एक 0 डिग्री के जो पैरेलल खींचा जाएगा, इसका नाम है अक्षांश रेखा। क्या नाम है? अक्षांश रेखा। जब दोनों ध्रुवों को मिलाएगी कोई रेखा तो इसको कहेंगे देशांतर रेखा। समझ गए? अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अप डाउन, 0 डिग्री से अप डाउन, तो अ से अप, अ से अक्षांश। अप डाउन में जो होगा उसको क्या कहेंगे? अक्षांश। देशांतर, दाएं बाएं, द से दशांतर, द से दाएं बाएं। अब ये दोनों बात थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये आपका हो गया देशांतर रेखा। कौन रेखा? देशांतर रेखा। और ई जो हो गया, ई हो गया अक्षांश रेखा। ये दोनों का पृथ्वी पर क्या क्या काम है? ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक लाइन नहीं है। ये दोनों का काम है। अक्षांश रेखा का कोई भी अगर पूछेगा कि काम क्या है, तो आपको बताना है कि लोकेशन ही बताता है। क्या बताता है? लोकेशन, एज वेल एज टेम्परेचर बताता है। कौन? अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा ओनली टाइम बताता है। क्या बताता है? टाइम। अब जरा एक बात और ध्यान रखेंगे, हम 0 डिग्री से ऊपर कि नीचे? भारत 0 डिग्री से ऊपर कि नीचे? ऊपर। इसलिए पृथ्वी पर डायरेक्शन का जो डायरेक्शन देखा जाता है
तो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ और 0 डिग्री से नीचे साउथ। क्लियर। अब जरा बात करेंगे कि भारत का, तो भारत यहां पर आपका ये है भारत। क्लियर। अब यहां पर भारत काइट्स के टाइप का बना देंगे, तो सिंपल भारत का है 84 376 687 97 25। ये मोबाइल नंबर है मेरा। क्या है? 84 376 687 97 25। अब भारत वाला का बात कर रहे हैं, तो भारत वाला जो पढ़ाए होंगे, ज्योग्राफी पढ़ाए होंगे, तो इसमें जरा देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्या नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ, क्योंकि अगर यहां पर भी हम रहेंगे तो नॉर्थ होगा, क्योंकि 0 डिग्री से क्या है? ऊपर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट क्या? नॉर्थ। उसके बाद काट देंगे इसको। 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इसके बाद ईस्ट होगा से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप लोग जरा बताएंगे हमको, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ है, ये कौन राज्य में है? 8 डिग्री 4 मिनट ये तमिलनाडु में है। और 37 डिग्री 6 मिनट, अब जम्मू कश्मीर भुला जाएंगे, अब लद्दाख में है। बस में आ गया। ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है? गुजरात में है। और 97 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल में है। अब हम लोग अपना बात करेंगे कि हम लोग जो है कि थोड़ा सा बिहार वाला सिस्टम में देखेंगे, तो बिहार वाला में भी ये बात आएगा, तो जरा ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ टू नॉर्थ ही डालेंगे। 24 20 10 क्या लिखे हम? 24 20 10। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। डिग्री पर 0, मिनट पर सिंगल डॉट, सेकेंड पर डबल डॉट। नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ, केवल नॉर्थ ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से पूरा भारत ऊपर है। 27 31 15। 24 20 10 नॉर्थ की साउथ से 27 31 15 क्या? नॉर्थ। ये कौन रेखा हो गया? अक्षांश की देशांतर है। अप डाउन, अप डाउन, अ से अक्षांश। ठीक है। अब जरा ध्यान रखेंगे, अब बात करेंगे हम लोग इसका। ठीक है। तो 83 19 50 डिग्री मिनट सेकेंड, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट से कहां तक? 88 17 40 डिग्री मिनट सेकेंड क्या? ईस्ट। अब जरा ध्यान रखेंगे, ये छोड़ देंगे मिनट। ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन जिला? कैमूर। सबसे पूरब में कौन जिला? किशनगंज। क्लियर है। सेकेंड मिनट भूल जाइए। ये कितना है? 83। आई कितना है? 88। तो 83 और 5 88, कै डिग्री का अंतर? 5 डिग्री का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 5 डिग्री बराबर कै मिनट? 20 मिनट। तो ये कौन जिला? किशनगंज। ये कौन जिला? कैमूर। तो कैमूर और किशनगंज के टाइम में कै मिनट का अंतर? 20 मिनट का अंतर। कै डिग्री का अंतर? 5 डिग्री का अंतर। अब जरा ध्यान रखेंगे, बिहार के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरी है, जिसको हम लोग कहते हैं
86 डिग्री ईस्ट। क्या होगा? 24 20 10 है, 27 31 15 नहीं, जरा ध्यान से समझेंगे। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से कहां तक जाइएगा? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। यह अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। क्या बोले? लेटी हुई? एक मिनट, एक मिनट। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। पहले इक्वेटर लाइन है, इसके पैरेलल खींचा गया लाइन जो है वो क्या होता है? अक्षांश की देशांतर, अक्षांश। बात समझ में आ गया? तो ये अक्षांश है, तो हम 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ऊपर ऊपर फिर जा रहे हैं ना, अक्षांश होगा। कंफ्यूजन में आप नहीं रहिए, ठीक है। अब ये जो रेखा है 0 डिग्री जीएमटी, इसके दाएं तरफ जाएंगे तो देशांतर, तो ये दाएं तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला लाइन हम यहां से ले रहे हैं ऐसे, तो दाएं जा रहे हैं ना। क्लियर? चलिए नोट करेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, यहां बोर्ड पर लिखा गया है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब एन, नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है, ईस्ट तक है। ब्रैकेट बिहार के बीचों बीच से, बिहार के बीचों बीच से 86 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरी है। 86 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरी है। क्लियर? अगला पॉइंट लास्ट नोट का, बिहार समुद्र तट से, बिहार समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, जबकि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर, 53 मीटर या 173 फीट है।
53 मीटर या 173 फीट है। अब कुछ बातें हैं जो आप लोग को जानकारी होगी, इसलिए नहीं लिखवाएंगे, लेकिन पूछ लेते हैं एक बार। बिहार का अपना राजकीय चिन्ह है, याद है? बिहार का राजकीय फूल है खाली गेंदा कि ससुराल गेंदा? ससुराल गेंदा। चलिए, पशु क्या है? पक्षी है? मछली? बस, बहुत पता है आप लोगों को, इतना जानकारी है तो ये कम थोड़ी है। अब बिहार का अपना राजकीय चिन्ह क्या है? स्वास्तिक के साथ बोधि वृक्ष, यानी साइडवा में स्वास्तिक रहता है। चलिए, हेडिंग दिया जाए, बिहार का भौतिक संरचना। बिहार का भौतिक संरचना, अगला चैप्टर दूसरा, बिहार का भौतिक संरचना। बिहार में पर्वत है कि नहीं? बिहार में पठार है कि नहीं? मैदान? मैदाने तो खूब है। अब जरा समझेंगे, जितना बता रहे हैं उतना केवल अभी समझने के बाद। अब जरा ध्यान से समझिए। चलिए, ये काराकोरम है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये शिवालिक है। कौन है? शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम। उसके बाद आप लोग जानते होंगे ये विंध्य श्रेणी है। कौन श्रेणी? विंध्य श्रेणी। और ये है छोटा नागपुर का पठार। ये शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। ये कौन? विंध्य श्रेणी। ये कौन? छोटा नागपुर का पठार। यही तीनों को लेना है हम लोगों को। तो विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग, कौन भाग? पूर्वी भाग, सॉरी, शिवालिक का पूर्वी भाग, विंध्य का पूर्वी भाग, और छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हमारे बिहार में है। अब कैसे कैसे है तो इसको जरा समझेंगे। अब जरा आ जाइए यहां पर, इसको मैप नहीं बनाइएगा। चलिए, शिवालिक का पूर्वी भाग हमारे बिहार में किधर है? नॉर्थ वेस्ट में। विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग हमारे बिहार में कहां है? साउथ वेस्ट में। और छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग पूरा जो है कि साउथ एंड साउथ ईस्ट में है। अब हमारे बिहार का 3 पार्ट है। ई हो गया पर्वतीय भाग, ई टोटल दोनों मिला के हो गया पठारी भाग, और ई जो दिख रहा है इसका नाम मैदानी भाग। इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से नोट करेंगे। तो अब नोट करेंगे आप लोग बिहार का भौतिक संरचना। बिहार का भौतिक संरचना, बिहार का भौतिक संरचना। चलिए, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, ये 3 भाग में बटेगा। सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा घाटी, तीसरा रामनगर की पहाड़ी। बिहार का मैदान पहले 2 भाग में बटेगा। उत्तर का मैदान, हम लोग अभी दक्षिण में बैठे हैं कि उत्तर में? दक्षिण में ना, गंगा नदी के दक्षिण में कि उत्तर में? दक्षिण में है।
तो बिहार के मैदानी भाग को गंगा नदी दो भागों में बांटती है। उत्तर का मैदान फिर चार भाग में बटेगा, भाबर, बांगर, खादर, चौर या मन। दक्षिण का मैदान तीन भाग में, भोजपुर मैदान, ये लिखना है। हाँ तब ये तो कम से कम लिखा जाएगा। लास्ट टाइम चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस होइएगा, गड़बड़ाइएगा, इस बात का ध्यान में रखिए। भोजपुर का मैदान मगध मैदान, इसलिए जितना कॉपी पर हम दे रहे हैं उतना एकदम रट जाइए। अंग का मैदान, दक्षिण का पठार दो भाग में, कैमूर या रोहतास पठार, कैमूर या एक मिनट, कैमूर या रोहतास पठार। दूसरा खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। बोलिए, सोमेश्वर श्रेणी के नीचे हरहा घाटी, हरहा, ये सब बिहार में है। कुछ लोग पहली बार वही नाम सुन रहे होंगे। खादर के बाद चौर या मन, चौर या मन। उत्तर का मैदान आप लिखे, उत्तर के मैदान में भाबर पहला, दूसरा बांगर, नाम सुने ना बांगर, नदी से थोड़ा दूर होता है और नदी के पास होता है तो खादर कहते हैं। भाबर, बांगर, खादर। चौथा है चौरिया मन। एक मिनट, इधर हो गया टोटल। दक्षिण के मैदान में पहला भोजपुर मैदान, भोजपुर मैदान। दूसरा मगध मैदान, हो गया मगध मैदान। और तीसरा अंग मैदान, अंग मैदान। उधर जाएंगे दक्षिण के पठार में। दक्षिण का पठार कितने भाग में? दो भाग में, कैमूर या रोहतास का पठार और दूसरा खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। हो गया? पीछे हो गया? चलिए अब हेडिंग दिया जाए। हेडिंग नहीं दिया जाए, एक लाइन लिखा जाए। बिहार को मुख्य रूप से, बिहार को मुख्य रूप से भौतिक संरचना के आधार पर, बिहार को मुख्य रूप से भौतिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। ये पूरा चैप्टर पूरा डायग्राम पर चलेगा। क्या लिखे? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। इसके नीचे लिखेंगे इसके बारे में, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के बारे में नीचे लिखेंगे। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी,
हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक का, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग बिहार के उत्तर पश्चिम में, बिहार के उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण जिले में, बिहार के उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, स्थित है। ब्रैकेट 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर, कितना क्षेत्र पर? 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर, 932 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर। अगला पॉइंट, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। कौन होगा पहला? हाँ, नोट करेंगे। सोमेश्वर श्रेणी नंबर 1, लिखेंगे सोमेश्वर श्रेणी की कुल लंबाई सोमेश्वर श्रेणी की कुल लंबाई 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है, सोमेश्वर किला, लाल किला वाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन? सोमेश्वर किला है, 874 मीटर ऊंचा, 874 मीटर ऊंचा। कौन जिला में है? एक लाइन में शिवालिक में ही लिखवा दिया गया कि सारा जो है कि उच्चावच कौन जिला में? पश्चिम चंपारण जिला में है। इसलिए कोई भी ऊपर वाला पूछेगा सब पश्चिम चंपारण जिला में। क्लियर? चलिए, तो सबसे ऊंची चोटी कितना मीटर? 874 मीटर। दूसरा लिखेंगे हरहा घाटी, हरहा घाटी लिखेंगे बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हरहा, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हरहा, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हरहा के कारण, हरहा के कारण हरहा घाटी का निर्माण हुआ है, हरहा घाटी का निर्माण हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर है, कुल लंबाई 24 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई, जबकि चौड़ाई 1 से 3 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 1 से 3 किलोमीटर है। अब कौन? रामनगर की पहाड़ी। पश्चिम चंपारण के हैं कि नहीं कोई? तो रामनगर है वहां, ठीक है।
उसी पहाड़ी की बात हो रही है। नोट करेंगे। बोले, लिखेंगे। रामनगर पहाड़ी लिख दीजिएगा, नीचे लिखेंगे इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 242 मीटर है। औसत ऊंचाई 242 मीटर है। एक नीचे ब्रैकेट दीजिए, कंफर्म एक लाइन लिख दीजिए। उपरोक्त उच्चावच, ऊंचा नीचा स्थान को उच्चावच कहते हैं। उपरोक्त उच्चावच पश्चिम चंपारण जिले में है। उपरोक्त उच्चावच कौन जिला में? पश्चिम चंपारण जिले में है। पश्चिम चंपारण जिले में है। हो गया। चलिए अगला हेडिंग दिया जाए। कौन? बिहार का मैदान। बिहार का मैदान नोट करेंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 90,650 किलोमीटर स्क्वायर पर 90,650 किलोमीटर स्क्वायर पर मैदान का विस्तार है। 90,650 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर किसका विस्तार? मैदान का विस्तार है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। मतलब समझ में आया? बिहार के कुल क्षेत्रफल के कई परसेंट पर मैदान? 96% पर मैदान का विस्तार है। अगला पॉइंट, बिहार के मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद समझते हैं? अवसाद जो पहाड़ी क्षेत्रों से कंकड़ पत्थर तोड़ करके नदी लाती है, उसको मैदानी भाग में जमा कर देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अवसाद। इंग्लिश में सिल्ट कहते हैं। ठीक है। जाइएगा गंगा नदी में तो बहुत सारा सिल्ट जमा होगा, जो बड़ा बड़ा टापू बना दिया है, जिसका निर्माण क्या लिखे? लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। अवसाद के जमाव से हुआ है। इसलिए बिहार के मैदान को गंगा का मैदान भी कहा जाता है। गंगा का मैदान भी कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, गंगा के मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक
तथा पूर्व में कम है। गंगा के मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में कम है। ये लाइन को याद रखिएगा। जबकि ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। किसका ढाल? गंगा का। ये गंगा के मैदान का, जिसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। फिर अगला पॉइंट, गंगा नदी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार के मैदान को कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। अब डायग्राम पर नजर दौड़ाइएगा तो पता चल जाएगा। पहला कौन है? उत्तर का मैदान। और दूसरा कौन? तो हेडिंग दिया जाए कौन सा? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। नोट करेंगे, इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना? 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका निर्माण गंगा तथा उसकी उत्तर की सहायक नदियां द्वारा लाए गए। उसकी उत्तर की सहायक नदियां द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। अवसाद के जमाव से हुआ है। अवसाद के जमाव से हुआ है। हो गया? ज्योग्राफी आप लोग पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े हैं? शांत हैं। चलिए, सरिता हरण समझते हैं आप लोग? सरिता हरण बताना होगा तब हमको। सीता हरण नहीं, सरिता हरण। अब समझिए। चलिए, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ाएंगे। जितने भी टफ टर्मिनोलॉजी होगा उसके बारे में बड़े आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि सरिता, इधर देखिए टोपी वाले, आप बहुत उधर बतिया रहे हैं। सरिता पर्यायवाची शब्द है नदी का, है ना? हरण मतलब चुरा लेना। ठीक है, वो रावण वाला कॉन्सेप्ट में बोले हैं, हम समझ गए। हरण का मतलब है चोरी हो जाना है? सरिता मतलब नदी। सरिता मतलब जल नहीं, सरिता मतलब नदी। नीर मतलब जल। ठीक है, अब जरा समझिए। ये थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र है, ये ढाल है, ये आपका मैदानी भाग, ये समुद्री भाग। अब यहां पर नदी का आगमन होगा और ये होगा आपका नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल, मतलब जहां से नदी निकलती है। अब जरा ध्यान रखेंगे, ये ढाल तीव्र है कि कम है? तीव्र है। तो इसको युवावस्था में कहेंगे। कौन अवस्था में? युवा। अब जैसे ही मैदानी भाग में आएगी इसको हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। कौन सा? और जैसे ही समुद्र में मिलने वाली रहेगी इसको कहेंगे क्या? वृद्धावस्था। अब जरा आप बताइए कि नदी ज्यादा से ज्यादा कंकड़ पत्थर कौन अवस्था में तोड़ेगी? युवावस्था में। अभी सामने में जितने लोग बैठे हैं ये युवावस्था को क्रॉस कर रहे हैं।
अभी ऊपर में भी वो क्लास चलता है, इसी टाइम में तो हम रोज एंट्री करते हैं। वो सब युवावस्था में है, उन लोग के अंदर बहुत बहुत प्रकार का हार्मोन निकलता होगा, अपोजिट जेंडर के प्रति वो लोग झुकता होगा, लेकिन अपने तरफ ऐसा कुछ है? अब सारा युवावस्था खत्म हो गया है, अब प्रौढ़ावस्था में आ गए। तो जैसे ही नदियां कंकड़ पत्थर तोड़ के आई, कहां घुसेगी? प्रौढ़ावस्था में। तो जो युवावस्था में कंकड़ पत्थर तोड़ी है, इसको ला करके यहां पर जमा करेगी। बात समझ में आया? और जब जमा करेगी, ये केवल भावर बताने के लिए इतना बता रहे हैं हम, जब जमा करेगी तो ये बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर का एक आकार बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जलोढ़ पंख। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। ये जलोढ़ पंख जब जो है कि दूर में जमा हो जाएगा तो एक कठोर जो है कि आकृति बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? भावर। क्या कहेंगे? भावर। अब जरा ध्यान रखेंगे, ये नदी जब जलोढ़ पंख बना देगी तो इसके बाद ये जो जल आ रहा है इस जलोढ़ पंख में घुस जाएगा, इसी को कहेंगे सरिता। यहां पर छुप गया, छुपने के बाद यहां पर फिर इसका जल बाहर निकलेगा। तो सरिता ने तरे तरे घुस के यहां पर फिर निकली, तो यहां पर जो जल अचानक निकलेगा इसको कहेंगे तराई। क्या कहेंगे? तराई। यहां पर जो जल घुस गया था, यहां पर जो है कि जलोढ़ पंख के कारण दिखाई नहीं दिया, तो जलोढ़ पंखवा कहलाएगा क्या? भावर। और यहां पर जल का घुसना कहलाएगा सरिता हरण। क्या कहलाएगा? सरिता हरण। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहां से जल जब इसको ठोकर मारेगा तो इसका ऊपरा वाला भाग आगे बढ़ेगा इधर। तो जब ये कंकड़ पत्थर के द्वारा ये क्षेत्र जल से लिया ओढ़, दैट इज कॉल्ड जलोढ़। बात समझ में आ रहा है? अब यही जलोढ़ जब जो है कि पुराना हो जाएगा तो इसको कहेंगे क्या? बांगर। और जब नया नया नदिया के साइडे साइड रहेगा तो इसको कहेंगे खादर। तो हम लोग क्या क्या समझ लिए? भावर, बांगर, खादर। क्लियर? अब जरा समझेंगे, एगो ई है, कौन? चौरिया मन। अब चौरिया मन क्या होता है इसको जरा समझेंगे। उत्तर बिहार में नदियों का जाल अधिक है, ऐसा सब लोग मानते हैं। उत्तर के बिहार में नदियों द्वारा मार्ग बदला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विसर्पण। क्या कहते हैं? नदियों का मार्ग बदलना कहलाता है विसर्पण। और जब विसर्पण कहलाएगा तो नदी के द्वारा मार्ग बदलने के कारण एक गहरा भाग बनेगा, जिसमें लगभग सालों भर पानी रहेगा, तो ये गहरा भाग कहलाएगा चौर। क्या कहलाएगा? चौर। नदी द्वारा जब छिछला भाग बनाया गया और इसमें नीचे के भाग में जल और ऊपर वाला भाग सूखा रहता है, तो इसको कहते हैं क्या? मन। क्या कहते हैं? मन। अब उत्तर बिहार में नदियों द्वारा छिछला लेकिन काफी लंबा चौड़ा बना दिया जाता है एक स्थलाकृति, इसको कहा जाता है दियारा भूमि। ये तो नाम सुने ही होंगे। क्या कहा जाता है? दियारा भूमि। तो बिहार के उत्तर के मैदान में कौन कौन आकृति पाया गया? भावर, बांगर, खादर, चौरिया, मन। अब जरा सा ध्यान रखेंगे, एक यहां पर एक मैपिंग बना रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो गई आपकी गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। ये आपका हो गया भावर। क्या हो गया? भावर। ये इसके जस्ट नीचे तराई क्षेत्र हो गया। कौन हो गया? तराई क्षेत्र। उसके बाद जो है कि नदी के तट से दूर बांगर और खादर, ये मान लीजिए नदी है, ये बांगर, ये खादर और ये चौर, ये मन और ये दियारा भूमि।
तो चौर, मन, भाबर और बांगर तथा खादर या दियारा भूमि जैसी स्थलाकृतियां बिहार के कौन मैदान में? उत्तर के मैदान में। अब आ जाइए दक्षिण में, तो पुनपुन, फल्गु और क्यूल के द्वारा जो मार्ग बदला गया, इससे जो गड्ढानुमा आकृति बनी, इसको कहा जाता है टाल। क्या कहा जाता है? टाल। और जब इसमें वर्षा काल में जल भर जाएगा तो इसको कहेंगे ताल। क्या कहेंगे? ताल। तो टाल या ताल जैसी स्थलाकृतियां दक्षिण में कि उत्तर में? दक्षिण में। चौर या मन उत्तर में। चलिए नोट करेंगे अगला पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? जमाव से। अगला पॉइंट, उत्तर के मैदान में, उत्तर के मैदान में नदियों का अधिक जाल है, नदियों का अधिक जाल है, नदियों का अधिक जाल है, इसलिए उत्तर के क्षेत्र में, इसलिए उत्तर के क्षेत्र में विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे जैसे चौर, चौर या मन, चौरिया मन, कौमा, दियारा भूमि, दियारा भूमि, कौमा, विसर्पित या गोखुर झील, विसर्पित, विसर्पण से विसर्पित बना, विसर्पित या गोखुर झील, विसर्पित या गोखुर झील, गाय का खुर, गोखुर, गोखुर झील। क्लियर? तो बिहार के उत्तर के मैदान में ये सब पाया जाएगा। इसी में अगला पॉइंट, उत्तर के मैदान को, उत्तर के मैदान को 4 उपभाग में बांटा गया है। उत्तर के मैदान को 4 उपभाग में बांटा गया है, 4 उपभाग में बांटा गया है। यही चारों नोट कर लेंगे, भाबर, बांगर, खादर, चौरिया मन। भाबर, बांगर, खादर, चौरिया मन, चौरिया मन। हो गया? चलिए दूसरा लिखेंगे। कौन सा? दक्षिण का मैदान। दक्षिण का मैदान लिखेंगे। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल, इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है। 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसका कितना था? 56,980। आज जब दोनों को जोड़िएगा तब 90,650 हो जाएगा। ठीक है? 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण गंगा तथा, जिसका निर्माण गंगा तथा उसकी दक्षिण की सहायक नदियों द्वारा, उसकी दक्षिण की सहायक नदियों द्वारा लाए गए, उसकी दक्षिण की सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है, अवसाद के जमाव से हुआ है, अवसाद के जमाव से हुआ है। अगला पॉइंट, दक्षिण के मैदान में,
दक्षिण के मैदान में पुनपुन, फल्गु और क्यूल। पुनपुन, फल्गु और क्यूल, नाम सुने नहीं सब नदी का? पुनपुन, फल्गु और क्यूल नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बड़े बड़े गड्ढानुमा आकृति बन गई है। बड़े बड़े गड्ढानुमा आकृति बन गई है, जिसे टाल क्षेत्र कहा जाता है। टाल क्षेत्र कहा जाता है। इसका विस्तार सबसे अधिक, किसका विस्तार? टाल क्षेत्र का। इसका विस्तार सबसे अधिक पटना से भागलपुर के बीच है। पटना से भागलपुर के बीच है। हो गया? पटना से भागलपुर के बीच है। अगला पॉइंट, दक्षिण के मैदान को क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर बड़वा पर देख के बताइए तो कई भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। हो गया? अब जरा समझिएगा इसको। 2 नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अब जरा ध्यान रखेंगे, ये कौन नदी? गंगा। और ये नदी का नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। और ये नदी का नाम है क्यूल। क्या नाम है? क्यूल। और ये झारखंड में एगो पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। तो अब जरा ध्यान रखिए, इधर ये नदी का नाम क्या बताए थे आप लोग? सोन। और इसका नाम क्यूल। और इसका नाम राजमहल पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और इसका नाम गंगा। तो जरा ध्यान रखिए, इधर कौन नदी? गंगा। कौन नदी? सोन। तो गंगा और सोन दोआब के बीच मैदानी भाग मिला, तो इसी मैदानी भाग का नाम है भोजपुर मैदान। क्या नाम है? भोजपुर मैदान। ये कौन नदी? ये कौन नदी? ये मैदानी भाग है। अभी हम लोग इसी में बैठे हैं। इसका नाम है मगध मैदान। कौन मैदान? मगध मैदान। ये कौन नदी? क्यूल। कौन पहाड़ी? ये मैदान है। इसी मैदान का नाम है अंग मैदान। 3 भाग में बांट दिए। नंबर 1, भोजपुर मैदान। भोजपुर मैदान बैक साइड करना पड़ेगा। भोजपुर मैदान लिखिए। भोजपुर मैदान डैश गंगा सोन दोआब के बीच। गंगा सोन दोआब के बीच। क्लियर? दूसरा कौन? अरे यहां पर तो लिख ले, मगध का मैदान। मगध का मैदान डायग्राम के अनुसार में चल रहे हम लोग। मगध का मैदान कौन नदी? सोन तथा क्यूल दोआब के बीच। सोन तथा क्यूल दोआब के बीच। तीसरा बताइए, अंग का मैदान। अंग मतलब भागलपुर। अंग का चर्चा किस वेद में? देखो अथर्ववेद ना। अंग और मगध का चर्चा अथर्ववेद में हम लिखवाए होंगे। ऋग्वेद में कीकट और भ्रात्य का चर्चा, यजुर्वेद में विदेह का चर्चा, वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा का चर्चा, वायु पुराण में असुरों की भूमि कौन? गया।
चलिए, अंग का मैदान लिख लिए, डैश देकर लिखेंगे जो हम बोलेंगे। क्यूल नदी और राजमहल के पहाड़ी के बीच, क्यूल नदी और राजमहल के पहाड़ी के बीच हो गया। चलिए, अब एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ पहाड़ी का हम नाम बोलेंगे और आप लोग को क्षेत्र बताना है कि वो कहां है। लाल पहाड़ी कहां है? लखीसराय का कोई नहीं है क्या इसमें? लाल पहाड़ी लखीसराय। राजगीर की पहाड़ी जिला बताना है ना, नालंदा। बराबर की पहाड़ी गया जहानाबाद के सीमा पर। खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर, कहां? भिखना पहाड़ी बगल में है। चलिए नोट करेंगे जो बोल रहे हैं। दक्षिण के मैदान में कुछ पहाड़ियां अवस्थित हैं। दक्षिण के मैदान में कुछ पहाड़ियां अवस्थित हैं, जैसे जैसे राजगीर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? राजगीर की पहाड़ी, ब्रैकेट में नालंदा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। लाल पहाड़ी लखीसराय, लाल पहाड़ी। राजगीर की पहाड़ियां नालंदा, हो गया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लाल पहाड़ी, रेड, लाल पहाड़ी लखीसराय, फिर कोमा मतलब ब्रैकेट क्लोज करके खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर। बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद, जहानाबाद मतलब गया जहानाबाद के सीमे पर है, गया भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनवाया था बराबर की पहाड़ी? बराबर का पहाड़ी जो है उसमें गुफा कौन बनवाया था? अशोक बनवाया था। ओकर नातियो था ना दशरथ। चलिए खैर, इतना टीचर में नहीं पूछेगा। केवल 1857 से लेकर के 1947 तक एकदम बढ़िया से रट जाइए, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ठीक ढंग से रहिएगा, देखकर किसी चीज को गड़बड़ा मत जाइएगा। चलिए, अब कौन सा मैदानी भाग कंप्लीट हुआ? क्या है अब? हेडिंग दिया जाए दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार लिखेंगे। दक्षिण के पठार में बिहार के दक्षिण क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर, पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में बांका जिले तक, पूर्व में कहां तक? बांका जिले तक पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार का विस्तार पाया जाता है, पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला पॉइंट, दक्षिण के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को सोन नदी दो भागों में बांटती है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र को कौन नदी? सोन नदी दो भागों में बांटती है। नंबर 1, बोर्ड पर क्या दिख रहा है नंबर 1 में? कैमूर या रोहतास का पठार, कैमूर या रोहतास का पठार लिख लिए? नोट करेंगे।
यह विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार के रोहतास जिले तक, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर कहां तक? बिहार के रोहतास जिले तक 483 किलोमीटर लंबा है। 483 किलोमीटर लंबा है, ब्रैकेट देंगे। चौड़ाई 80 किलोमीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 450 मीटर। औसत ऊंचाई 450 मीटर। लंबाई कितना? 483 किलोमीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 450 मीटर। अगला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट। कैमूर या रोहतास के पठार में, कैमूर या रोहतास के पठार में चूना पत्थर, नाम सुने चूना पत्थर का? चूना पत्थर, कौमा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। कैमूर या रोहतास के पठार में कौन पत्थर? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। पाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। इस लाइन को याद रखेंगे। क्लियर हो गया? किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, यो याद रखेंगे। अगला खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र नोट करेंगे। खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, जिसका बिहार में आकार त्रिभुजाकार है। जिसका बिहार में आकार त्रिभुजाकार है और यह बिहार में सबसे प्राचीन उच्चावच है। और यह बिहार में सबसे प्राचीन उच्चावच है। यह बिहार में सबसे प्राचीन उच्चावच है। उच्चावच इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। उच्चावच मतलब किसी भी जगह का ऊंचा नीचा स्थान को उच्चावच कहा जाता है। अगला पॉइंट, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में जमुई, पश्चिम में जमुई, पूर्व में बांका, पूर्व में बांका और उत्तर में मुंगेर जिले तक है। पश्चिम में जमुई, पूर्व में बांका और उत्तर में कहां तक? मुंगेर जिले तक है। ब्रैकेट देंगे वहां। खड़गपुर पहाड़ी की औसत ऊंचाई, खड़गपुर पहाड़ी की औसत ऊंचाई
510 मीटर है। कितना मीटर? 510 मीटर है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में ग्रेनाइट नामक खनिज पाया जाता है। ग्रेनाइट नामक खनिज पाया जाता है। ग्रेनाइट नामक खनिज पाया जाता है। तो ये था हम लोगों का क्या, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इतना लोकल चीज हमारे बिहार में है, घूमने वाला चीज है। ठीक है, इसके बाद क्या चैप्टर है बिहार का? नदियां। चलिए हेडिंग दिया जाए अपवाह तंत्र। नदियां ही है वह, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम। हो गया, नोट करेंगे। किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों, किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को, किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है। बिहार के अपवाह तंत्र का आधार, बिहार के अपवाह तंत्र का आधार कौन नदी है? गंगा नदी है। बिहार के अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। गंगा नदी है। हो गया? चलिए, अब आप लोग को फिगर नहीं बनाने आता है तो भी फिगर बनाना पड़ेगा। ये कौन नदी? गंगा। हाँ, साथ साथ बनाइए। इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। इसका नाम है गंडक। गंडक। ये कहां से ला रहे हैं इसको? हम उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक और सीरा निकाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश में। आई नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बातचीत नहीं करिए। इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक है। नदी बन जाएगा कि नहीं? ट्राई करिए। बैठे बैठे बहुत आराम कर लिया आप लोग। चलिए, इसका नाम है बागमती। नाम नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा ना? चलिए, इतना शॉर्टकट मत चलिए, ये देखने से ही पता चल जाएगा। कोसी, यूट्यूब पर जब देखिएगा तो इससे खतरनाक मैप बनाए हैं हम, वो आप लोग के लिए थोड़ा सा नॉर्मल बना रहे हैं कि चलिए भाई जल्दी बन जाएगा। देखिए, देखें, कहां देखें आप?
अच्छा, एक नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। आई कमला है, ये ध्यान रखिएगा। कमला का दूगो धारा बनेगा, एगो किस में घुस रहा है? बागमती में, एगो कोसी में। ये उत्तर वाली नदियां कंप्लीट हो गई। दक्षिण की नदियों को बताएंगे हम लोग। कौन वाली? सबसे साइड वाली, इधर घाघरा, उसके बाद गंडक, घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक। बागमती के बाद कमला है, कमला। बागमती, ये सब नदी से तो परिचित होंगे आप लोग। उत्तर वाला हो गया ना? है? कमला नदी का दो गो धारा बनेगा। एक कमला नदी आ रही है, एक धारा किस में मिला है? बागमती में, और दूसरा धारा कोसी में। का नाम है वो, यहां प्रिंस के बाद एक और है जो, क्या नाम है? आमिर। आमिर तो कहां घूम रहा है? क्लास जब लंबा होता है तो एक बोतल पानी रख दो। हम बार बार नीचे झुक रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगरबत्ती रखा हुआ है। मच्छर वाला है। चलिए, हो गया ऊपर वाला ना, अब नीचे वाला। ऊपर वाला भुला जाइएगा। अब नीचे दुर्भाग्य से हमारे जिला में बहती है, करमनासा नाम है कर। कोई भी व्यक्ति नहा लेगा तो उसका पुण्य कर्म नाश हो जाएगा, नहीं ऐसा मान्यता है। प्रश्न भी पूछा है बीपीएससी कि बिहार की सबसे अपवित्र नदी कौन? करमनासा। इसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। इसका नाम पुनपुन। पुनपुन, जरा ध्यान रखेंगे। इसका नाम है निरंजना। निरंजना। इसमें एक नदी आकर मिलेगी, मोहना। कौन? मोहना। तब जाकर के ही बनेगी कौन नदी? फल्गु नदी। कौन नदी बनेगी? फल्गु। इसका नाम है क्यूल। क्यूल। इधर एक लाइन खींच दीजिएगा, सकरी। क्यूल में मिलेगी जाकर सकरी। और इसका नाम अजय, और इसका नाम चंदन। करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय और चंदन को दोनों एरो किधर कर दिए हम? झारखंड में जा रही है। करमनासा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन। पुनपुन के बाद दो नदी आएगी, एक निरंजना और दूसरी कौन? मोहना। और दोनों मिलकर क्या बनेगी? तब फल्गु बनेगी।
इसी 12 फरवरी को पूछा हुआ प्रश्न था ही कि फल्गु के मुख्य धारा का क्या नाम है? निरंजना नाम है। ई कौन नदी? एकरा में कौन जाकर मिली? सकरी। आई अजय और ई चंदन। क्यूल के बगल में इस साइड में सकरी नाम है इसका, सकरी। क्रमनाशन नदी बहुत नहाता है, हम नहीं नहाए हैं। हमारे घर से 25-30 किलोमीटर दूर है। ये झूठो है कि इन नदी में नहाने वाला का कर्म नाश हो जाएगा, आ गंगा नदी में नहाने वाला का टीचर निकल जाएगा, हैं? ऐसे मान्यता है। हाँ अजय, अजय के बाद चंदन हो गया। हाँ सकरी नदी क्यूल में मिलके फिर गंगा में मिलेगी। हेडिंग दिया जाए गंगा। गंगा, गंगा के ब्रैकेट में लिखेंगे 2525 डिवाइडेड बाई 445। मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? गंगा की टोटल लंबाई 2525, हाँ, और बिहार में लंबाई 445। नोट करेंगे, नोट करेंगे, छोड़ दे, कल ले देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है? अब कल का शेड्यूल आप लोग को मिल जाएगा कि कल कब से कब हम लोग क्लास लेंगे, और कल हम अपवाह तंत्र खत्म कर देंगे। भले ही नदियां लिखवाए हैं लेकिन झील भी बहुत सारा है, झील के भी बारे में पूछता है, जलप्रपात, जलकुंड, इसको खत्म करने के बाद, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि फ्राइडे तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि हम लोग ज्योग्राफी वाला देख लें। एक सही समय 20 अगस्त हम बोले थे, ठीक है, कि 20 अगस्त तक कंप्लीट आप लोग देख लीजिए। और सीरियस, क्योंकि मास्टर लोग बहुत घूम रहा है मार्केट में, ठीक है। इसमें वैसे भी मास्टर लोग हैं जो बीपीएससी का तैयारी सिविल का कर रहे थे, वो मास्टर भरे हुए हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश से 3 लाख भरा है, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमको लग रहा है कि इतना जितना लोग मास्टर लोग पढ़ाते हैं इधर, ठीक है, लगभग 5 साल तक उत्तर प्रदेश में जाकर पढ़ाए हैं। और मुझे जीके जीएस का लेवल पता है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि कितने लेवल के वो लोग होते हैं। हाँ, वही अगर बात हुआ फिजिकली फिट का, तो उत्तर प्रदेश वाला ज़्यादा फिट है बिहार के लोगों से। सुबह सुबह 4 बजे उठ के अपना दौड़ लगा देता है, तो मास्टर वाला में फिजिकली फिट रहे चाहे अनफिट रहे, उससे मतलब नहीं है। जीके जीएस ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस दोनों आधार पर बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बिहार के भी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप मेहनत थोड़ा कर रहे हैं तब। उसी को तो हम बोले कि सिविल लोगों से केवल आप लोग थोड़ा सा कंपटीशन लेंगे, ठीक है। सिविल मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका, लेकिन जीके जीएसई एग्जाम हॉल में जाने के बाद भी कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हुमायूं का बपवा का नाम बाबरे था ना, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वहां पर जाने के बाद कंफ्यूजन हो जाए, अकबर तो नहीं था, तो हुमायूं के बाप का नाम बाबरे था, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जाकर के, एक बहुत अच्छा खासा लड़का दरोगा में जो मद्य निषेध का हुआ है, उसको ही भूला गया कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था। बोलिए, 21 को नहीं पता है, बिमलेश चंद्र बनर्जी, लेकिन जा करके वो कंफ्यूज हो गया, बताया हमको कि समझ बिमलेश चंद्र बनर्जी दिमाग में नहीं आ रहा था, बार बार आ रहा है बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नौरोजी। हम बोले कि बिमलेश चंद्र बनर्जी सर वो था, लेकिन हमारे ये भी होता है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद झांसी की रानी कहां पर नेतृत्व की थी, कहां पर अरे झांसी में की थी और कहां की थी। तो ऐसा कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में होना एकदम नॉर्मल बात है, हैं? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, हम बोले नो स्टडी नो कंफ्यूजन, तो फिर एग्जाम में कोची बताइएगा।
हम बोल रहे मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो आप बोल रहे नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हम बोले मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन बट कंसेप्चुअल स्टडी नो कंफ्यूजन, तो आप बोल रहे नो स्टडी नो कंफ्यूजन।